हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम समरी पार्ट 2 करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही लिखवा दिया था कि ऑल द एनर्जीज आर एक्सटेंसिव। ई फॉर एनर्जी, ई फॉर एक्सटेंसिव। उसके बाद आता है इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी बेसिकली होती क्या है? सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। अब यू से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यू जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। जितनी भी एनर्जीज, वाइब्रेशनल एनर्जी वगैरह सब जो भी एनर्जी होंगी वो सारी इंक्लूड हो जाती है इंटरनल एनर्जी में। बट अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि इन आइडियल गैस को हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं मानते, ठीक है। और बाकी सारी एनर्जीज को भी हम आइडियल गैस के लिए नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसीलिए U जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 3/2 NRT। एक फॉर्मूला होता है जब हम सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करते हैं। तो डेल्टा U जो होगा वो होता है डेल्टा U इज इक्वल टू 3/2 NR डेल्टा T। दैट मीन्स डेल्टा U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आती है कि डेल्टा U और डेल्टा T में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो डेल्टा U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये जल्दी से मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है, क्योंकि सिंस इट इज़ अ समरी लेक्चर तो हम इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और मैंने ये पहले भी पढ़ा रखा है, तो इसीलिए मैं जल्दी से ओवरव्यू दे रही हूँ बस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हीट होता है एंड वर्क, नाइदर इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव। जो हीट होता है और वर्क होता है वो ना तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती, ठीक है। एक्चुअली जैसे हम कहते हैं हीट, तो वो हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? सिस्टम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव आर बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। तो हम हीट और वर्क को ना तो इंटेंसिव में काउंट करते हैं ना ही एक्सटेंसिव में, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम नहीं होती। हीट जो होता है वो कंटेन्ड इन अ सिस्टम होता है, और वर्क इज डन बाय द सिस्टम और डन ऑन द सिस्टम। तो ये कोई प्रॉपर्टी तो नहीं हुई ना सिस्टम की, इसीलिए हम इसको इंटेंसिव या एक्सटेंसिव में क्लासीफाई नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक बाउंड्री फिनोमिना होता है। कैसा फिनोमिना होता है? बाउंड्री फिनोमिना। बाउंड्री फिनोमिना मीन्स कि अगर मैं ये बाउंड्री डिफाइन कर दूं कि इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी सारी एक्सटेंसिव है और इससे नीचे वाली सारी इंटेंसिव है, तो ये बाउंड्री पे खड़ा है, ना तो ये इंटेंसिव है ना ही ये एक्सटेंसिव है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम एनर्जी को दो वेज से ट्रांसफर कर सकते हैं, एक तो हीट प्रोवाइड करके और एक वर्क करके। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी के मोड्स ऑफ ट्रांसफर क्या होते हैं, मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो वो दो होते हैं, दैट इज हीट एंड वर्क। तो आपका ये होता है। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट एनर्जी कन्वर्जन होते हैं, दैट इज 1L ये तीन इंपॉर्टेंट एनर्जी कन्वर्जन होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं
कि 1 L एटमोसफेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल, 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल एंड 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। ये 3 एनर्जी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट डाउन करिए। एक इंपॉर्टेंट लाइन और होती है इसमें, work done on the system can be completely converted to heat, but heat given to the system can't be completely converted to work. तो ये जो लाइन आती है ये एक्चुअली एजर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स ऐसे में पूछ ली जाती है अक्सर एग्जाम्स में। तो ये लाइन आपको एज इट इज याद रखनी है कि अगर मैं किसी सिस्टम पे वर्क करती हूँ तो उसको मैं कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बट जो हीट है इनवर्स, जो इस स्टेटमेंट का इनवर्स होगा, हीट कैन गिवन टू द सिस्टम कांट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। हालांकि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम देखते हैं कि ऐसा रिलेशन आता है कि हीट वर्क में और वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है, बट आइसोथर्मल प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस। हम यहाँ पे नॉन आइडियल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। इसके बाद आते हैं हम साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि हम हीट और वर्क को क्या साइन दें। हीट गिवन टू द सिस्टम, सेकेंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। इसको मैंने कैसे याद कर रखा है, आप इसको एक ऑन टू से याद रखिए। जैसे हम पढ़ते थे ना बचपन में इंग्लिश में, अपॉन होता है, ऑन होता है, ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, तो वैसे एक ऑन टू भी होता था। तो ऑन टू, जहां पे भी ऑन टू दिख जाए वो उस वाला पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कैसे होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी पॉजिटिव एंड हीट गिवन टू द सिस्टम विल बी पॉजिटिव। तो ये एक साइन कन्वेंशन को याद करने का तरीका है कि केमिस्ट्री में है का साइन कन्वेंशन, फिजिक्स का अलग होता है साइन कन्वेंशन, उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे अभी। वो जब फिजिक्स के लेक्चर में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि थर्मोडायनेमिक्स में उसमें क्या होता है। अभी आपको याद रखना है कि जैसे ऑन टू होता है, ऑन टू को याद रख लीजिए कि हीट गिवन टू द सिस्टम विल बी पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी पॉजिटिव। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। First law of thermodynamics, FLOT, that is delta U is equal to Q plus W. delta U is equal to Q plus W. ठीक है,
ये किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये लॉ किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। डेल्टा यू क्या होगा? इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या होगी? हीट, एंड डब्ल्यू क्या होगा? वर्क। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया है, जितना भी मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया। इसके बाद अब हम करेंगे बेसिक प्रोसेसेस। टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को मैं इतना लिख के एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आई एम जस्ट वर्बली टेलिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सिंस ये एक समरी लेक्चर है तो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो डेल्टा यू होता है दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी क्या आएगा? जीरो। तो डेल्टा यू अगर जीरो आ गया दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दैट मीन्स डेल्टा यू अगर जीरो है तो क्यू प्लस डब्ल्यू क्या होगा? जीरो। दैट मीन्स क्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। तो यही मैं बता रही थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस होती है। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू हीट एंड हीट गिवन टू द सिस्टम कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क, बट ओनली इन आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस, नॉट इन नॉन आइडियल प्रोसेस। नॉन आइडियल प्रोसेस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हीट को भी पूरा वर्क में कंप्लीट कन्वर्ट कर दे, बट आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस में हम हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। बहुत ही स्लो, धीमा प्रोसेस होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है ये प्रोसेस। ये एक जस्ट पॉइंट टू रिमेंबर था, इसका कोई पीछे लॉजिक नहीं है। तो आप ये याद रख लीजिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। उसके बाद आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अब हमें ये याद रखना है, एक होता है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या आप इसको सीधा ऐसे लिखिए वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी जो है वो जीरो के बराबर है। दैट मीन्स हमने क्या याद रखना है कि वर्क डन आइसोकोरिक में क्या होगा? जीरो के बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी जीरो हो गया तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस जीरो, क्योंकि वर्क डन क्या है आइसोकोरिक में? जीरो। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू। और ये आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक वी साइन लगा दिया ये दिखाने के लिए कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको तो स्टार मार्क करके लिखना है नोटबुक में कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। यहाँ पे वी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये इसके सबस्क्रिप्ट में है। इसका मतलब है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम कहाँ से आया? क्योंकि हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मोरओवर इसमें एक और बात आती है कि यहाँ पे जो हीट और वर्क होते थे वो पाथ फंक्शन होते हैं, बट यहाँ पे हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है, और इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हीट विल बिहेव एज अ स्टेट फंक्शन नॉट द पाथ फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये कई बार एमसीक्यू में आता है कि इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है और पाथ फंक्शन है। तो आपको ये याद रखना है हीट जो होती है वैसे तो वो पाथ फंक्शन होती है, बट आइसोकोरिक में हीट जो होती है वो एक
स्टेट फंक्शन होती है। क्यों? क्योंकि आइसोकोरिक की जो हीट होती है वो डेल्टा यू के बराबर हो जाती है। अब बात करते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको बाउंड्रीज पढ़ा रही थी, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, 2 टाइप की बाउंड्री बताई थी मैंने ऑन द बेसिस ऑफ कि हीट एक्सचेंज हो सकती है या नहीं, एडियाबैटिक और डायाथर्मिक। एडियाबैटिक बाउंड्री में हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, दैट मीन्स क्यू जो होगा वो जीरो होगा। क्यू क्या होगा? क्यू क्या होगा? जीरो होगा। सॉरी, क्यू क्या होगा? जीरो होगा। तो एडियाबैटिक में क्यू जीरो होता है, दैट मीन्स बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो जितना भी हम वर्क करेंगे वो हीट में लॉस नहीं होगा, वो सारा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज हो जाएगा। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, जैसे हीट जो था वो आइसोकोरिक प्रोसेस में कैसा फंक्शन था? स्टेट फंक्शन। सिमिलरली वर्क भी पाथ फंक्शन होता है, बट एडियाबैटिक प्रोसेस में क्योंकि W डेल्टा U के बराबर है, क्योंकि W डेल्टा U के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पाथ फंक्शन ना होके स्टेट फंक्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो W डेल्टा U के बराबर है, और डेल्टा U कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको एक और चीज याद रखनी है, आप मुझे एक बात बताइए कि एक्सपेंशन का वर्क डन क्या होगा। मैंने अभी आपको याद करवाया ऑन टू से, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। अगर मैं सिस्टम पे वर्क कर रही हूँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, दैट मीन्स मेरा ये सिस्टम है, ये गैस भरी हुई है, ये पिस्टन है, मैंने इस पे वर्क किया, मैंने इसको कंप्रेस किया, तो दैट मीन्स कंप्रेशन का वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन का वर्क क्या होगा? नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन जीरो। तो वर्क डन लेस देन जीरो हो गया। तो और मैंने अभी आपको लिखवाया कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू तो एडियाबैटिक में क्या होता है? जीरो होता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू लेस देन जीरो है तो डेल्टा यू भी क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। और मुझे पता है कि डेल्टा यू अगर लेस देन जीरो है तो डेल्टा यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स डेल्टा टी भी क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। दैट मीन्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लेस देन जीरो होगा। दैट मीन्स टी फाइनल और टी इनिशियल में कौन बड़ा होगा? टी फाइनल इनिशियल बड़ा होगा। दैट मीन्स अगर पहले टेम्परेचर ज्यादा था और अब कम हो गया, दैट मीन्स क्या हुई है? कूलिंग या हीटिंग? ऑब्वियसली कूलिंग हुई है। दैट मीन्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होती है? कूलिंग होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है। ये लाइन बहुत बार लिख के देखिए और याद करिए इसे कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होती है? कूलिंग होती है। ये रहा एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम आते हैं इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो आइसोबारिक प्रोसेस अभी हम 2 मिनट तक करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लिखवाना है तो वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले अब हम हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस।
तो ये पूरे पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस एक सडन प्रोसेस होती है, इट इज अ सडन प्रोसेस, या फिर सिंगल स्टेप में ये प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इक्विलिब्रियम इसमें कहाँ होता है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे इक्विलिब्रियम होता है। थर्ड पॉइंट कहता है डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस कांट बी रिवर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट इज टेक्स प्लेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। फिफ्थ पॉइंट लार्ज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स। एंड सिक्स्थ पॉइंट रियल प्रोसेस। ये 6 के 6 पॉइंट्स एग्जैक्टली याद रखने हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखने हैं। ये 6 के 6 प्रोसेस, 6 के 6 स्टेप्स, मतलब 6 के 6 पॉइंट्स आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में। क्योंकि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में, मतलब इरिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, जो रिवर्स ना हो सके। अब मान लीजिए मैंने कोई भी एक पिस्टन को दबाया, अगर मैं उसको एक सिंगल स्टेप में दबा रही हूँ बहुत ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स लगा के, मतलब मेरे ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो यहाँ था एकदम से यहाँ आएगा पिस्टन, तो वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस कंसीडर की जाएगी जिसमें इक्विलिब्रियम सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे माना जाता है। उसके बाद कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस कांट बी रिवर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये मैंने आई गेस एक्सप्लेन किया था इरिवर्सिबल प्रोसेस जब मैं अपने लेक्चर्स पढ़ा रही थी, बारिश के एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आपको याद रखना है टेक्स प्लेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये जो प्रोसेस होती है ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के, मतलब बाहर का जो प्रेशर होता है वो एक कांस्टेंट प्रेशर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मतलब एक क्वेश्चन आता है इसके, कहीं भी ना अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा दिख जाए कि अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, कोई भी क्वेश्चन हो, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन हो, और उसमें आपको ये लिखा दिख जाए कि जैसे हमने वर्क किया अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब ये वर्ड कहीं पे भी दिखे ना कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो दैट मीन्स वो किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपको इरिवर्सिबल वर्ड लिख के देंगे क्वेश्चन में, वो ये लिख के देंगे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो आपको ये समझ जाना है कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। लार्ज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स एंड इट इज अ रियल प्रोसेस। तो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुए आपको। तो टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर मैं रिवर्सिबल के बारे में बात करूं,
रिवर्सिबल प्रोसेस के पॉइंट्स। सबसे पहली बात, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इनफाइनाइट स्टेप प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। Second point, system and surrounding are in equilibrium at every point during the process. Irreversible में क्या था, सिर्फ initial and final point पे था, यहाँ पे हर point पे है। Direction of process can be changed at any point during the process, वहाँ पे direction of process can't be reversed, ठीक है। Very small difference between driving and opposing force, वहाँ पे बहुत ज़्यादा difference था। वो एक real process थी, ये एक ideal process है, मतलब ये सिर्फ ख्यालों में होती है, रियल में नहीं होती। तो ये रहे रिवर्सिबल प्रोसेस के पॉइंट्स जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको वर्क डन का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया ही है कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, तो वो भी हमारा कवर हो गया है। अब आपको याद क्या रखना है कि थर्मोडायनेमिक वर्क के दो केसेस बनते हैं, दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। वो दो क्वेश्चंस क्या हैं? थर्मोडायनेमिक वर्क, सबसे पहला है इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन। मैंने बताया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और मैंने आपको अभी जस्ट एक पॉइंट में लिखवाया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। दैट मीन्स अगर ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो जब भी आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस दे रखी हो और आपको वर्क डन निकालना हो, या आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो कि अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर और आपको वर्क डन निकालना हो, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला, ओनली एंड ओनली दिस फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला इरिवर्सिबल में काम नहीं आता। इरिवर्सिबल प्रोसेस का कोई भी क्वेश्चन हो और उसमें वर्क डन या कुछ भी पूछ रखा हो, इन तीन फॉर्मूलेज के अलावा आप इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक भी नया फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जो भी अलग अलग वेरिएशंस होती हैं वर्क डन के फॉर्मूलेज में, वो रिवर्सिबल प्रोसेस की वेरिएशंस होती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस की वेरिएशंस नहीं है वो। तो आपको ये याद रखना है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमें सिर्फ ये तीन फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन, डेल्टा U इज Q प्लस W फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। सिर्फ ये तीन फॉर्मूलाज इरिवर्सिबल प्रोसेस में यूज होते हैं, इसके अलावा चौथा कोई फॉर्मूला नहीं है जो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होगा। One minute please. आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको कल मिलूंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला, और आगे का हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। और कल के लेक्चर में आई एम डैम श्योर कि हम समरी को कंप्लीट कर दें, चाहे वो लेक्चर 1.5 घंटे का बने कि 2 घंटे का। आज की तरह छोटा लेक्चर नहीं होगा अगला, तो आई होप सो आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and till then stay safe, bye bye।